बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा। बेटा, अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे एल्यूलाई की कूपिकाओं की संरचना के बारे में। हमने ये बताया था कि न्यूमोसाइट फर्स्ट कोशिकाएं जो थी वो तो गैसों के विनिमय में सहायता करती थी, और न्यूमोसाइट सेकंड वाली जो कोशिका थी, वो न्यूमोसाइट सेकंड वाली कोशिका जो थी वो लेसिथिन फोस्फोलिपिड जो एक सरफेक्टेंट है उसका स्रावण करती थी, और वो कूपी के द्रव्य के पृष्ठ तनाव को घटा के कूपिकाओं को पिचकने से बचाने का काम कर रहा था। चले, उसके साथ ही हमने कंक्लूजन निकाला था कि अगर किसी बच्चे का जन्म समय से पूर्व हो जाता है तो उसमें लेसिथिन फोस्फोलिपिड दैट इज सरफेक्टेंट का स्रावण नहीं होता, जिससे उसकी कूपिकाएं पिचक जाती है और उस बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है। उसको बोला था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हमने ये भी बताया था कि विसरण झिल्ली जो होती है, उस विसरण झिल्ली का निर्माण 3 परतों से होता है। पहला तो कूपिका की सल्काकार उपकला, दूसरा आधारीय पदार्थ, और तीसरा हमने बोला था रक्तवाहिनी की भित्ति की एंडोथीलियम। ये तीनों मिलकर निर्माण करती है विसरण झिल्ली या विसरण कला का, और विसरण कला की मोटाई 1 सेंटीमीटर से कम होती है। और हमने बताया था कि गैसों के विनिमय जो होता है वो विसरण कला की मोटाई पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा विसरण कला विसरण झिल्ली मोटी होगी, गैसों का विनिमय उतना ही कम होगा। जितनी वो पतली होगी उतना ही गैसों का विनिमय ज्यादा होगा। इसके अलावा भी कई सारे कारक हैं जो कि गैसों के विनिमय को प्रभावित करते हैं। उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में, जब अपने एनसीईआरटी में जो हेडिंग आएगी वो आएगी गैसों का आदान प्रदान वाला पार्ट। मेरी बात क्लियर है? चैप्टर का नाम ही था श्वसन तथा गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय। तो गैसों के विनिमय वाले पोर्शन में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गैसों के विनिमय को प्रभावित करते हैं। अभी हम रेस्पिरेशन दैट इज श्वसन वाला भाग पढ़ रहे हैं, और श्वसन वाले भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग अपन पहले पढ़ते हैं, जिसको अपन बोला था सबसे पहला स्टेप दैट इज श्वासन या संवातन, या इंग्लिश में मैं बोलूं ब्रीथिंग। मेरी बात क्लियर है बेटा? तो प्लीज बोर्ड पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको अपन कर रहे हैं वो अपने पास है श्वासन, या इसी को अपन बोलते हैं बच्चे संवातन, या इंग्लिश में मैं बोलूं तो इसे ही अपन बोलते हैं ब्रीथिंग। इसको ही अपन बोलते हैं ब्रीथिंग। बेटा, मैंने पहले ही बात बताई थी आपको, जब पहला लेक्चर शुरू किया था, जब मैंने बताए थे श्वसन के पद, वहीं पे बताई थी कि श्वसन का सबसे पहला पद जो होता है वो ब्रीथिंग होता है, श्वसन होता है, जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु तो जाती है फेफड़े में, तथा फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु को वातावरण में या बाह्य वातावरण में छोड़ा जाता है। इसको ही अपन ने बोला था, वो बोला था श्वसन या संवातन। और मैंने बताया था कि बाहर से ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु का फेफड़े में जाना उसे कहते हैं अंतः श्वसन, तथा फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु का वातावरण में मुक्त होना उसे कहते हैं निःश्वसन। तो मैं ये कह दूं कि जब भी हम यहां पे बात करेंगे संवातन के बारे में या श्वसन के बारे में, तो संवातन श्वसन के कितने पद हुए, कितने स्टेप हुए? 2। सबसे पहला स्टेप जो है उसको अपन बोलते हैं बेटा अंतः श्वसन। इस अंतः श्वसन को ही अपन कह देते हैं इंस्पायरेशन। एंड इसका दूसरा जो पार्ट हुआ वो अपने पास हुआ निःश्वसन, और इस निःश्वसन वाले भाग को ही अपन बोलते हैं बेटा एक्सपायरेशन। इसको ही अपन कहते हैं एक्सपायरेशन,
और ये पूरा का पूरा मेरे पास एक ब्रीथ है। तो मैं कहूं कि कोई भी आदमी जब एक बार सांस लेता है तो वो एक बार तो अंतः श्वसन करता है, इंस्पायरेशन करता है, और एक बार निश्वसन करता है, दैट इज एक्सपायरेशन करता है। चले, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी हम यहां पे बात करके चलेंगे अंतः श्वसन के बारे में, तो अंतः श्वसन जो होता है उसमें क्या काम करते हैं? वातावरण से O2 की अधिकता वाली वायु को ग्रहण किया जाता है। तो इसमें अपन क्या काम करते हैं? वातावरण से O2 की अधिकता वाली वायु को ग्रहण किया जाता है। चले भैया, जब मैंने कहा कि वातावरण से O2 की अधिकता वाली वायु को ग्रहण किया जाता है, अब वायु को ग्रहण करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें फेफड़े के आयतन में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि गैसों का आदान प्रदान सामान्य विस्तरण के द्वारा होता है, और सामान्य विस्तरण में क्या होता है? गैसें अपने अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ गति करती है, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब हमें एक दाब प्रवणता उत्पन्न करनी पड़ेगी, और दाब प्रवणता उत्पन्न करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमने कहा कि हमें वायु चाहिए वातावरण से फेफड़े के अंदर, तो फेफड़े के अंदर का दाब वातावरण के दाब की तुलना में क्या करना पड़ेगा? कम। अब वो दाब कम करने के लिए हमें कुछ पेशियों में संकुचन करना होता है। कौन सी पेशियां? मैंने आपको बताया था दो पेशियों के बारे में। एक तो EICM, बाह्य इंटरकोस्टल पेशी, और दूसरी बताया था डायफ्राम। ये दो पेशी थी जिसको मैंने बोला था अंतः श्वसन पेशियां। ये वो पेशियां थी जिनमें संकुचन के द्वारा फेफड़े का आयतन बढ़ाया जाता है। जब फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। फिजिक्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, PV बराबर nRT, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस काम को करने के लिए हमने क्या काम किया? अंतः श्वसन पेशियों में संकुचन, अंतः श्वसन पेशियों में संकुचन होता है। और ये अंतः श्वसन पेशियां अपने पास दो है बेटा। पहली पेशी है डायफ्राम, मैं हिंदी में लिख देता हूं। पहली पेशी अपने पास डायफ्राम, तथा दूसरी पेशी अपने पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य इंटरकोस्टल मसल या अंतरापरशु पेशी। चले भैया, जब मैंने कहा कि यहां पे अपन ने पेशियों में संकुचन करवाया, और हमने मसल वाले चैप्टर में अभी पढ़ा होगा कि जब भी पेशियों में संकुचन होता है तो ऊर्जा खर्च होती है। मतलब ये इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा क्या होती है? खर्च। मैंने कहा ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। चले भैया, अब जब हमने संकुचन करवाया तो सवाल उठा, सर इन मसल्स में संकुचन कितनी देर तक करवाएगा? जब तक नर्वस सिस्टम संकुचन के आवेग देता रहेगा तब तक ये संकुचन करती रहेगी। जब वो आवेग देना बंद कर देगा तो ये अनुशीतलन शुरू कर देगी, रिलैक्स होना शुरू कर देगी। तो कितनी देर तक देता है बेटा? वो देता है 2 सेकंड तक।
इसलिए मैं कह दूं कि इंस्पायरेशन का जो समय है वो समय है 2 सेकंड। इंस्पायरेशन को करने में कितना समय लगता है? वो समय लगता है 2 सेकंड का समय लगता है अंतः श्वसन करने में। चले भैया नेक्स्ट, अब दूसरी जो बात करते हैं वो दूसरी बात अपन कर रहे हैं बेटा, वो बात कर रहे हैं निःश्वसन के बारे में। मैंने यहां पे बताया कि यहां में वातावरण से O2 की अधिकता वाली वायु को ग्रहण किया जाता है। यहां पे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु को वातावरण में छोड़ा जाता है, फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। तो जब भी वो कोई बात करे आपसे निःश्वसन के बारे में, तो हम कह दें कि CO2 की अधिकता वाली वायु को वातावरण में मुक्त किया जाता है। वातावरण में मुक्त किया जाता है मतलब फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। अब ये बाहर निकालने का काम करना है, मतलब फेफड़े से वायु बाहर जाएगी विसरण के द्वारा, और बाहर जाने के लिए हमें एक अवस्था चाहिए। क्या चाहिए? कि वायु बाहर तब जा सकती है जब फेफड़े के अंदर का वायु का दाब हो ज्यादा, किसकी तुलना में? वातावरण की तुलना में। यहां पे हमने इन पेशियों में जब संकुचन किया था तो फेफड़े के अंदर का वायु का दाब क्या कर दिया था? घटा दिया था, तभी तो बाहर की वायु फेफड़े के अंदर आई थी। अगर मैं इन पेशियों को पहले वाली जगह पे ले जाऊं, मतलब इनमें संकुचन कराया था, अगर मैं दोबारा से इनको शिथिल करवा दूं, तो बताओ जो फेफड़े का वायु का दाब यहां पे घटा था वो दोबारा पहले के बराबर हो जाएगा, मतलब इसकी तुलना में बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब भी निःश्वसन होगा तो निःश्वसन के टाइम पे, सामान्य निःश्वसन के टाइम पे किसी भी पेशी में संकुचन नहीं होता, तो ये संकुचन की हुई पेशियां ही अनुशिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो हमने क्या कहा कि इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अंतः श्वसन पेशियां जो थी वो क्या होगी? शिथिल। अंतः श्वसन पेशियां कौन सी थी? डायफ्राम तथा EICM। तो हमने यहां कह दिया कि यहां पे अंतः श्वसन पेशियां शिथिल हो जाती है। हमने बताया था यहां पे जब पेशियों में संकुचन होता है तो संकुचन के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, मतलब ATP खर्च होते हैं, लेकिन यहां पे तो पेशियां क्या हुई है? शिथिल। और जब कोई भी पेशी शिथिल होती है, रिलैक्स होती है, तो उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। जब ऊर्जा खर्च नहीं होती तो मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये मेरे पास एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब अपन ने बोला कि जब हमने ATP खर्च करके काम करवाया तो काम जल्दी जल्दी होगा। कितनी जल्दी हुआ? 2 सेकंड में पूरा हो गया। लेकिन जब हम बिना ऊर्जा खर्च करे हुए काम करवा रहे हैं तो वो काम तो धीरे धीरे होगा, मतलब इस 2 सेकंड की तुलना में समय कम लेगा कि ज्यादा? धीरे होगा तो टाइम क्या लेगा? ज्यादा। तो ध्यान रखना, निःश्वसन को पूरा होने में टाइम लगता है, सामान्यतः वो टाइम लगता है बेटा 3 सेकंड का। कितनी देर का टाइम लगता है? 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो मैं ये कह दूं कि इसके आधार पे मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट वो निकल के आया कि एक आदमी जब एक बार सांस लेता है तो एक बार सांस लेने में वो 2 पद पूरे करता है, अंतः श्वसन एंड दूसरा निःश्वसन। अंतः श्वसन करता है वो करता है 2 सेकंड तक, और निःश्वसन करता है वो करता है 3 सेकंड तक। मतलब एक सांस लेने में पूरा जो टाइम लगा वो कितने सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा। कितने सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा। ये मैं बात कर रहा हूं, वो आदर्श रूप से बात कर रहा हूं। चले, तो इस कैलकुलेशन के बेस पे 1 मिनट में कोई भी आदमी जब सांस लेगा तो वो कितने बार लेगा? 12 बार, 12 टाइम्स। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी हमसे कोई हमसे पूछे कि एक व्यक्ति की सामान्य संवातन दर क्या है, जब भी बात करके चले
तो हम बात कर रहे हैं यहां पे सामान्य संवातन दर के बारे में। वो दर होती है मिनिमम कितने बार, इस कंसेप्ट के हिसाब से 12 बार। एनसीईआरटी ने किया हुआ है कि कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 16 ये सामान्यतः श्वसन करता है। तो वो कितने करता है, 12 से 16 बार प्रति मिनट। एक मिनट में कितनी बार करता है बेटा, ध्यान रखना, 12 से 16 बार करता है। चले भैया, मेरी बात क्लियर है। अब अपने पास सवाल था, सर अभी आपने बता दिया कि ब्रीथिंग जो होता है, श्वसन जो होता है उसमें, ब्रीथिंग जो होता है, श्वसन जो होता है उसमें 2 पद थे, एक अंतः श्वसन था, एक निश्वसन था। अंतः श्वसन जो था उसमें डायफ्राम तथा ईआईसीए में संकुचन करवाना पड़ता है, जिसको अपन ने बोला है अंतः श्वसन पेशियां। जबकि निश्वसन के टाइम पे हमें उनमें रिलैक्सेशन करवाना पड़ता है, किसी भी पेशी में संकुचन नहीं करवाना पड़ता। सवाल था, सर हमें संकुचन करवाने की क्या जरूरत थी? बेटा मैंने अभी जवाब दिया है कि गैसों का विनिमय जो होता है वो सामान्य विसरण के द्वारा होता है, और विसरण में गैसें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आती है। मतलब हमें पहले दाब प्रवणता उत्पन्न करना पड़ेगा, बिना दाब प्रवणता के गैसों का विनिमय संभव नहीं है। तो हमें दाब प्रवणता उत्पन्न करने के लिए इन पेशियों में संकुचन तथा इनमें शिथिलन करवाना पड़ा, श्वसन या ब्रीथिंग के समय पे, हाँ कि ना? अब सवाल था, सर मान लीजिए एक आदमी अंतः श्वसन करता है, तो उसके अंतः श्वसन करने की क्या क्रिया विधि रहेगी, कैसे अंतः श्वसन करेगा? चलिए इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बोर्ड पे देखिएगा और दिल थाम के बैठे रहिएगा, देखिएगा बच्चे। सबसे पहले हम यहां पे आपके सामने बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फेफड़े के एक डायग्राम के बारे में। चले भैया देखिए, अब मान लीजिए कि अपने पास ये जो संरचना है, ये अपने पास फेफड़ा है। चले भैया, ये फेफड़ा है और ये है फेफड़े की गुहा। ये मेरे पास जो है बेटा, ये मेरे पास है फेफड़े की गुहा। ये मेरे पास है फेफड़े की गुहा। हमको ये बात पहले ही पता है कि शरीर की पृष्ठ सतह पर होती है कशेरुकदंड, हाँ कि ना? ये लीजिए, हमने मान लिया ये शरीर की पृष्ठ सतह है, और पृष्ठ सतह पर ये जो संरचना है ये मेरे पास है बेटा कशेरुकदंड। चले, ये जो संरचना है मेरे पास, इस संरचना को हमने कह दिया ये अपने पास है, ये अपने पास है कशेरुकदंड। हमको पता है शरीर की अधर सतह पे जो वक्षीय गुहा बनाई थी, वो बनाई थी उरोस्थि ने, जिसको हमने कहा था स्टर्नम। ये लीजिए, अब मान लीजिए ये शरीर की अधर सतह है, और शरीर की अधर सतह पर ये जो संरचना मेरे पास है, ये संरचना, ये मेरे पास है उरोस्थि। आपने कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पहले पेयर से लेके 7वें पेयर तक की पसलियां जो होती है वो कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा शरीर की अधर सतह पे किससे जुड़ती है? स्टर्नम, या मैं कहूं हिंदी में उरोस्थि से, हाँ कि ना? तो मैं यहां पे इस सेक्शन में आपके सामने यहां पे दर्शा के जो जा रहा हूं, वो एक ग्रीन कलर की संरचना दर्शा के जा रहा हूं। ये ग्रीन कलर की संरचना है, ये मेरे पास है वो ही 7 पसलियां, वो ही फर्स्ट से लेके 7th पेयर तक की पसलियां, और इन पसलियों से ही तो बना था पसलियों का जाल, दैट इज रिब्स केज। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पास है
ये मेरे पास है, ये मेरे पास है पसलियां। पसलियों का जाल, रिब्स केज या पिंजरा। चलो भैया हम आगे। मैंने कहा ये नीली वाली जो संरचना है ये मेरे पास क्या है, ये नीली वाली संरचना मेरे पास है, ये है उरोअस्थि। तो अगर मैं इस पूरी संरचना को दिखाऊं तो नीली वाली उरोअस्थि और इसी से जुड़ी हुई मैंने दिखा दिया पसलियों का जाल, तो मैं ये कह दूं ये मेरे पास क्या है, उरोअस्थि तथा पसलियां। मैंने कहा कि नीली वाली जो संरचना है, ये नीली वाली संरचना किसको दर्शा रही है, ये नीली वाली संरचना अपने पास दर्शा रही है, वो दर्शा रही है उरोअस्थि तथा पसलियों को। ये नीले कलर वाली जो संरचना है ये दोनों को मिला के दर्शा रही है। ये नीले कलर वाली है उरोअस्थि, ये उरोअस्थि तथा पसलियां। मैंने कह दिया ये लीजिए, ये अपने पास है उरोअस्थि तथा पसलियां। चले भाई, जब बेटा मैंने बात करी थी आपके सामने वक्ष्य गुहा की, तो मैंने बताया था कि वक्ष्य गुहा का निचला जो भाग है, पश्च भाग है, वहां पे एक गुंबदाकार संरचना थी और वो गुंबदाकार संरचना कुछ और नहीं, वो था डायफ्राम। हमने मान लिया कि ये यहां पे अपने पास एक गुंबदाकार संरचना है और ये गुंबदाकार संरचना जो है यही है अपने पास डायफ्राम। ये लीजिए, हमने बोला ये जो गुंबदाकार संरचना मेरे पास है ये अपने पास है डायफ्राम। ये गुंबदाकार संरचना जो मेरे पास है ये मेरे पास है बेटा डायफ्राम। डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम विश्राम अवस्था में होता है गुंबदाकार। तो यहां पे ये मेरे पास है गुंबदाकार। अभी कैसा है बेटा, ये विश्राम अवस्था में, और विश्राम अवस्था में कैसा है, गुंबदाकार। चले भाई अपन आगे, यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलो मैं आगे, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने कहा था कि मसल्स में संकुचन करवाना है, और जब भी पेशियों में संकुचन करवाना होगा तो संकुचन के आवेग आएंगे, हाँ कि ना। अपने पास श्वसन का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो नियंत्रण केंद्र ब्रेन के मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगेटा भाग में होता है। उस मेडुला ओब्लंगेटा से, मेडुला ओब्लंगेटा वाले भाग से सबसे पहले संकुचन के आवेग पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं डायफ्राम के पास। किसके पास पहुंचते हैं, डायफ्राम के पास। तो मैंने ये कहा कि ये मेरे पास जो संरचना है ये संरचना मेरे पास डायफ्राम है। जब सबसे पहले संकुचन के आवेग इस डायफ्राम के पास पहुंचे तो मैंने बोला इसमें सबसे पहले संकुचन हुआ। तो मैंने कहा कि सबसे पहले संकुचन किसमें हुआ, डायफ्राम में। जब भी डायफ्राम में संकुचन होगा तो ये डायफ्राम जो पहले गुंबदाकार था ये एकदम कैसा हो जाएगा, सीधा, दैट इज फ्लैट, चपटा। तो मैंने कहा जो ही इस डायफ्राम में संकुचन हुआ तो डायफ्राम में संकुचन होते ही डायफ्राम क्या हो गया, चपटा। ये डायफ्राम जो था ये डायफ्राम हो गया बेटा चपटा। ये डायफ्राम हो गया चपटा। चपटा कैसे, अब ये घूमी हुई भाग ये एकदम सीधा होगा, और ये सीधा होने के लिए इस डायफ्राम को किधर आना पड़ेगा, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। डायफ्राम को नीचे की तरफ आना पड़ेगा। अभी यहां पे ये शिफ्ट होके मान लीजिए यहां पे आ गया। जब डायफ्राम यहां से शिफ्ट होके मान लीजिए इस जगह पे आ गया तो मैंने कहा इस फेफड़े को ये एक्स्ट्रा जगह मिल गई। याद करो मैंने कहा था फेफड़े में खुद की मसल्स नहीं है, तो फेफड़ा वक्ष्य गुहा में इस हिसाब से व्यवस्थित है कि वक्ष्य गुहा के
आयतन में अगर कोई भी परिवर्तन होगा वैसा ही परिवर्तन फेफड़े में होगा। तो वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन हुआ। पहले वक्ष गुहा का जब ये डायफ्राम नीचे आया तो इतनी जगह एक्स्ट्रा मिल गई, तो इस एक्स्ट्रा जगह में ये फेफड़ा जो था ये भी इधर फैलता है। किधर फैला? ऊपर से नीचे की साइड। मतलब ये था अग्रभाग, ये था पक्षभाग, पश्चभाग, अग्रभाग, पश्चभाग, हाँ कि ना? तो मैं कहूं कि वक्ष गुहा का आयतन डायफ्राम के चपटा होने की वजह से वक्ष गुहा का आयतन कौन सी सतह पे बढ़ा? अग्र पश्च सतह पर। तो मैंने कहा कि अग्र पश्च अक्ष पर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे इस वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूं, देखिएगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्या हुआ? तो जब भी कहे कि अंतः श्वसन जो था, उस अंतः श्वसन की अपन यहां पे बात कर रहे हैं बच्चे, अंतः श्वसन के बारे में। जब भी बात करके चले कि अंतः श्वसन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो अंतः श्वसन की शुरुआत में सबसे पहले संकुचन कहां हुआ था? डायफ्राम में। और डायफ्राम में संकुचन के बाद दूसरे नंबर पे संकुचन किस में हुआ? यहां पे प्रोजेक्ट ईआईसीएम में। पहला संकुचन डायफ्राम में, सेकंड जो संकुचन होता है वो होता है बेटा ईआईसीएम में संकुचन। किसमें संकुचन होगा? वो संकुचन होगा ईआईसीएम में। और ईआईसीएम किसके बीच प्रेजेंट थी? पसलियों के बीच के रिक्त स्थान में। तो जब भी ईआईसीएम में संकुचन होगा तो उसके संकुचन की वजह से ये उरोअस्थि तथा पसलियां ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ गति करेंगे। ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ, मतलब ये चेस्ट वाला पार्ट ऊपर उठेगा और इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो मैंने कहा संकुचन हुआ, इसलिए उरोअस्थि तथा पसलियों ने किधर मूवमेंट की? ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ। ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ चले गति की। मैंने कहा जब इसने ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ गति करी तो उस गति की वजह से क्या हुआ? तो वो गति कुछ इस हिसाब से तो हुई। तिरछा एरो मैंने लगाया। इसका मतलब ऊपर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है। जैसे बाबा रामदेव के योगा करते, जोर से सांस खींचो, ऊपर की तरफ भी आ रहा है ये चेस्ट वाला पार्ट और बाहर की तरफ भी आ रहा है। ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ गति की, मतलब ये वाली चीज इधर शिफ्ट हुई। ये थी पृष्ठ सतह, ये थी अधर सतह। तो ये जो जगह बढ़ी वो इधर बढ़ी। कौन से अक्ष पे? ये जब नीचे आया था तो कौन से अक्ष पे आई थी? अग्र पश्च अक्ष पर। अब कौन से पे आई? पृष्ठ अधर अक्ष पर, हाँ कि ना? तो मैंने बोला इसकी इस गति की वजह से क्या हुआ? इसकी इस गति की वजह से क्या हुआ? इसकी इस गति की वजह से पृष्ठ अधर सतह पर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा। गुहा का आयतन जो था वो आयतन बेटा बढ़ा, हाँ कि ना? मैंने आपसे ये कहा कि ये दो वजह थी। सबसे पहली वजह ये डायफ्राम में संकुचन हुआ, आयतन बढ़ा दिया। अग्र पश्च अक्ष पे ध्यान रखना, अग्र पश्च अक्ष पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अग्र पश्च अक्ष पर एंड यहां पे पृष्ठ अधर
सतह या पृष्ठ अधर अक्ष पर, या पृष्ठ अधर अक्ष पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। याद रखना कि जब भी डायफ्राम में संकुचन होगा ये गुंबदाकार से हो जाएगा इंस्पायरेशन के टाइम पे, चपटा और अग्र पश्च अक्ष पर वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। और जब भी उरोस्थि तथा पसलियां ऊपर गति करेगी तो उसके लिए ईआईसीएम में संकुचन करवाना पड़ेगा, और ईआईसीएम में संकुचन से ये दोनों ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ गति करती है, और जब भी गति करेगी तो पृष्ठ अधर अक्ष पे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि दोनों वजह से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा, और मैंने जब वक्षीय गुहा बताया था तो आपको बताया था कि जब भी वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा सेम वैसा ही परिवर्तन किसमें आएगा, फेफड़े में। तो फेफड़े का आयतन भी बढ़ेगा, फुफ्फुसिया आयतन भी बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं। तो अपन ने यही बात करी यहां से कि जब उसका आयतन बढ़ा तो फेफड़े का आयतन भी क्या हुआ, फेफड़े का आयतन भी क्या हुआ बेटा, फेफड़े का आयतन भी बढ़ गया। अगर वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा तो फेफड़े का आयतन भी बढ़ गया। और जब फेफड़े का आयतन बढ़ा तो याद करो, मैंने पिछली क्लास में जब फुफ्फुसिया आवरण बताया था तो मैंने कहा था कि फेफड़े के अंदर जो वायु होती है उसकी वजह से दाब जो होता है वो 760 mmHg होता है, हाँ कि ना, बिल्कुल बताया था 760 mmHg होता है। जब अब यहां पे फेफड़े का आयतन बड़ा हो गया और वायु पहले के बराबर ही है, मेरी बात क्लियर है। तो जब भी आयतन बड़ा हुआ और वायु पहले के बराबर है तो फेफड़े के अंदर का दाब घटा कि बढ़ा, फेफड़े के अंदर का दाब घटा। तो मैंने ये कहा कि इसकी वजह से अंतरा फुफ्फुसीय दाब जो था, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो फुफ्फुसीय दाब क्या हो गया, कम। तो मैंने कहा इसकी वजह से अंतरा फुफ्फुसीय दाब जो था वो दाब कम हो गया। किससे कम हो गया, 760 mmHg से कम हो गया। वातावरण का दाब अभी भी क्या है, 760। अंतरा फुफ्फुसीय दाब जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं IPP, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो मैंने कहा कि इसका दाब घटते ही अब अपने पास कंडीशन ऐसी आ गई बेटा, कैसी आ गई, अपने पास अब कंडीशन ऐसी आ गई कि ये जो मेरे पास वातावरण का दाब है वो तो है ज्यादा, और ये IPP जो है ये IPP है कम। ये जो IPP है ये IPP क्या है अपने पास, कम। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख के दे रखी है। क्या लिख के दे रखी है, उसने लाइन लिख के दे रखी है कि अंतः श्वसन के समय अंतरा फुफ्फुसीय दाब जो होता है वो वातावरण की तुलना में ऋणात्मक होता है। वातावरण की तुलना में क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। क्यों, क्योंकि वातावरण का दाब था ज्यादा और इसका दाब था कम। इसका मीनिंग यही है कि IPP जो होता है वो वातावरणीय दाब की तुलना में क्या हो गया, ऋणात्मक। मेरी बात क्लियर है, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि IPP जो है वो वातावरणीय दाब की तुलना में क्या हो गया, ऋणात्मक, क्योंकि उसकी वैल्यू वातावरणीय दाब से क्या थी, कम। देखिए इसका मतलब ये निकला कि IPP वातावरणीय दाब की तुलना में ऋणात्मक होता है। चले भैया, अब मैंने कहा कि वातावरण का दाब हो गया ज्यादा और
फेफड़े के अंदर का जो दाब था, अंतराफुफ्फुसी दाब, वो हो गया कम। तो वायु का क्या होगा? विसरण कहां से? ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ। मतलब वातावरण की जो वायु थी, वो वातावरण की वायु किसके अंदर प्रवेश करेगी बेटा? अब फेफड़े के अंदर प्रवेश करेगी। तो मैंने कहा ये कम है, इसलिए क्या हुआ? वातावरण से वायु का विसरण हुआ किसमें? फेफड़े में। वातावरण से वायु विसरित होकर फेफड़े में प्रवेश करती है, हाँ कि ना? तो यही तो कहा था मैंने कि जब भी वातावरण से वायु फेफड़े के अंदर प्रवेश करेगी, उसी को तो हमने बोला था अंतः श्वसन, दैट इज इंस्पायरेशन। मतलब यही तो मेरे पास है बेटा, इंस्पायरेशन, जिसको मैं कह दूं अंतः श्वसन। मेरी बात क्लियर है? चले दोबारा से देखेंगे एक बार जल्दी से। हमने बोला ये वक्ष गुहा है, और वक्ष गुहा में फेफड़े का कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट होता है। वक्ष गुहा जो है उसकी पृष्ठ सतह पर कशेरुकदंड है, अधर सतह पर हमने बताया था उरोअस्थि है, पार्श्व सतह पर पसलिया है। तो यहां पे हमने दोनों को साथ बना दिया, पसलियों तथा उरोअस्थि को। मेरी बात क्लियर है? ये अपने पास डायफ्राम है जो सामान्यतः गुंबदाकार होता है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, तो मस्तिष्क से संकुचन के आवेग सबसे पहले आते हैं। वो सबसे पहले डायफ्राम के पास आते हैं, और सबसे पहले डायफ्राम में संकुचन होता है। जब डायफ्राम में संकुचन हुआ तो ये डायफ्राम गुंबदाकार से होगा, चपटा। और जब भी डायफ्राम चपटा होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा अग्र पश्च अक्ष पर। मेरी बात क्लियर है? उसके बाद तुरंत के तुरंत संकुचन के आवेग पहुंचे, वो पहुंचे EICM के पास, बाह्य इंटरकोस्टल पेशी के पास। जब उस बाह्य इंटरकोस्टल पेशी में संकुचन हुआ, तो उरोअस्थि तथा पसलियों ने ऊपर की तरफ तथा बाहर की तरफ गति की। जब इन्होंने गति की तो वक्ष गुहा का आयतन पृष्ठ अधर अक्ष पर बढ़ गया। और मैंने बताया था जब भी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े का आयतन भी बढ़ेगा। तो मैंने कहा इन दोनों ही वजह से फेफड़े का आयतन क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। जब फेफड़े का आयतन बढ़ गया और वायु फेफड़े में पहले के बराबर है, तो बताओ फेफड़े के अंदर का दाब पहले की तुलना में बढ़ा कि घटा? फेफड़े के अंदर का दाब घटा। पहले 760 था, अब 760 से कम हो जाएगा, लगभग 758 हो जाएगा, 758 mmHg, हाँ कि ना? तो अब वातावरण का दाब जो है वो तो अभी भी 760 है, फेफड़े के अंदर का दाब है वो हो गया लगभग 758 mmHg। तो वायु कहां जाएगी विसरण में? ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ। ज्यादा दाब कहां पे? वातावरण में। कम दाब कहां पे? फेफड़े की गुहा में। इसलिए वातावरण की वायु किसके अंदर प्रवेश कर गई? फेफड़े में। और इसको ही हमने कह दिया इंस्पायरेशन, या मैं कह के चलूं आपसे इंस्पायरेशन, या मैं आपको कह के चलूं अंतः श्वसन। मेरी बात क्लियर है? अब अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि निःश्वसन की क्रियाविधि क्या है, निःश्वसन कैसे कंप्लीट होता है। मेरी बात ठीक है? ये सारी की सारी बात अपन करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। इसी से मिलता जुलता हुआ डायग्राम बनाएंगे। यहां पे ये एरो मैंने लगाए वो नीचे की साइड लगाए, यहां पे ये ऊपर की साइड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगाए हैं। अब इन एरो को अपन अपोजिट करेंगे, देखेंगे पूरा का पूरा परिवर्तन कैसे हुआ। ये सारी की सारी बात पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में, जब मैं बताऊंगा निःश्वसन क्या होता है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि बलपूर्वक जो संवातन अपन करते हैं, फोर्सफुल ब्रीथिंग जो करते हैं, वो कैसे करते हैं। सामान्य ब्रीथिंग और बलपूर्वक ब्रीथिंग जो होती है, उन दोनों में क्या अंतर है। इन सारी की सारी बातों को अपन डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो इनको जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए अगले लेक्चर तक। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।